नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अर्थशास्त्र से संबंधित पीजीटी का एक पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर 2009 का पेपर है और इस वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2009 का जो पेपर है इसके हम 2 वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में 60 प्रश्न रहेंगे और अगले वीडियो में भी आगे के 65 प्रश्न रहेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में जो 2009 में क्वेश्चन पूछे गए थे अर्थशास्त्र के प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में, वे क्वेश्चन क्या क्या हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो यह क्वेश्चन जो आगे आने वाली पीजीटी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। 1 नंबर क्वेश्चन, पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की जो तिर्यक लोच या आड़ी लोच कह सकते हैं वह होती है ऋणात्मक। ऋणात्मक ए ऑप्शन में है, ए सही है 1 का। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? यदि एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर वाई वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए। वाई वस्तु की मांग में वृद्धि होती है अथवा एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वाई वस्तु की मांग में कमी होती है। तो एक्स तथा वाई वस्तु आपस में पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं पेन तथा स्याही जो हैं पूरक वस्तुएं हैं। मोटर कार, पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। चाय एवं चीनी पूरक वस्तुएं हैं। रोटी एवं मक्खन पूरक वस्तुएं हैं। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच ऋणात्मक होती है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकाल बाह्य अमितव्यताओं से अधिक हों तो पूर्ण प्रतियोगी उद्योग का पूर्ति वक्र होगा। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, ऋणात्मक ढाल, धनात्मक ढाल। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ण प्रतियोगी उद्योग का पूर्ति वक्र होगा वह ऋणात्मक ढाल का होगा। 2 का सही आंसर है सी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, लाभ का लगान सिद्धांत विकसित किया गया। क्लार्क द्वारा, हाले द्वारा, टाजिंग द्वारा, वाकर द्वारा। तो लाभ का लगान सिद्धांत वाकर द्वारा विकसित किया गया था। 3 का सही आंसर डी है। इसके अलावा लाभ के कुछ अन्य सिद्धांत हैं, जैसे क्लार्क का सिद्धांत लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत कहलाता है। हाले का सिद्धांत लाभ का जोखिम सहन करने का सिद्धांत कहलाता है। वाकर ने लाभ का लगान सिद्धांत दिया। शुम्पीटर लाभ के 9 परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं तथा नाइट लाभ का अनिश्चिततावाहन सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। लाभ का जो क्लार्क का सिद्धांत है और जो नाइट का सिद्धांत है, यह 2 सिद्धांत प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। बाकी के सिद्धांत स्थैतिक अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। तो लाभ का लगान सिद्धांत वाकर द्वारा दिया गया था। 3 का सही आंसर हो जाएगा डी। 4 नंबर क्वेश्चन, कीन्स द्वारा लंबित भुगतान प्रणाली को किस उद्योग के लिए उपयोगी माना गया है? मुद्रास्फीति नियंत्रण, मंदी नियंत्रण, असंतुलित बजट नियंत्रण, बेरोजगारी दर। तो कीन्स द्वारा लंबित भुगतान प्रणाली को मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए उपयोगी माना गया है। 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक संतुलन की प्राप्ति हेतु व्यय अंतरण नीति का प्रस्ताव किसने किया? मुंडेल, प्रेविस, जोहान्स, मिड। तो आंतरिक संतुलन की प्राप्ति हेतु व्यय अंतरण नीति का प्रस्ताव जोहान्स द्वारा किया गया था। 5 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं? 4, 5, 6, 7। तो विश्व बैंक समूह जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कौन कौन से संगठन शामिल हैं? IBRD या कह सकते हैं पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IBRD, IFC,
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, ICSID तथा मीगा। ये 5 संगठन जो हैं विश्व बैंक समूह के संगठन कहलाते हैं। IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी और IBRD में वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं। इसी प्रकार से IFC की स्थापना 1956 में हुई थी। ये अलग अलग स्थापना भी पूछ ली जाती है कभी कभी। और IDA की स्थापना 1960 में हुई थी। IDA में वर्तमान में 173 सदस्य देश हैं। ICSID की स्थापना, जिसको निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम दिया गया, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी तथा मीगा की स्थापना 1988 में हुई थी। और मीगा में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 179 है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक जो है 5 बैंकों का मुख्य समूह है, या कह सकते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्य समूह है। वर्ल्ड बैंक की अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना 1944 में हुई थी तथा वर्ल्ड बैंक ने 1945 से कार्य करना चालू किया गया था। वर्तमान में प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं तथा मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और सदस्य देशों की संख्या 189 है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक समूह में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं, तो 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं। 6 का सही आंसर हो जाएगा B। 7 नंबर क्वेश्चन, अंकटाड की 13वीं बैठक वर्ष 2012 में कहाँ आयोजित हुई थी? तो अंकटाड की जो बैठक है वह 4 वर्ष के अंतराल पर होती है और 13वीं बैठक जो है थाईलैंड में आयोजित की गई थी। इसी प्रकार से अंकटाड की 15वीं बैठक 2021 में ब्रिटटाउन बारबाडोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। स्थापना अगर पूछी जाए तो 1964 में हुई थी और मुख्यालय अंकटाड का जेनेवा में है। अंकटाड की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था? व्यापार, निवेश एवं विकास से संबंधित मुद्दों को हल करना एवं नीतियां तैयार करना अंकटाड की स्थापना के पीछे उद्देश्य था। तो अगर लेटेस्ट जो सम्मेलन हुआ है 15वें नंबर का अगर पूछा जाएगा तो अंकटाड का 15वां सम्मेलन ब्रिटटाउन बारबाडोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एक अर्थव्यवस्था में मौद्रीकरण को मापने के लिए निम्न में से किस माप का प्रयोग किया जाता है? तो मौद्रीकरण को मापने के लिए M1/GDP का प्रयोग किया जाता है मौद्रीकरण को मापने के लिए। इसी प्रकार से मौद्रिक गहनता को मापने के लिए M0/GDP का प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक गहनता के लिए M3 का प्रयोग किया जाता है, M3/GDP, M3/GDP। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौद्रीकरण को मापने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो M1/GDP और मौद्रिक गहनता को मापने के लिए M3/GDP का प्रयोग किया जाता है। तो 8 का सही आंसर C हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, मूल्यवर्धित कर स्वरूप है विशिष्ट कर तथा प्रत्यक्ष कर का, विशिष्ट कर तथा अप्रत्यक्ष कर। तो मूल्यवर्धित कर जो वैट है विशिष्ट तथा अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। 9 का सही आंसर हो जाएगा B। 10 नंबर क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर में किस प्रकार का परिवर्तन होगा यदि एक देश में मुद्रास्फीति की दर अन्य देश से ऊंची हो? किस प्रकार का परिवर्तन होगा? अवमूल्यन होगा, अधिमूल्यन होगा, मूल्यह्रास होगा, मूल्यवर्धन होगा। तो विदेशी विनिमय दर में किस प्रकार का परिवर्तन होगा यदि एक देश की मुद्रास्फीति की दर अन्य देश से ऊंची हो?
तो अन्य देश से जब मुद्रास्फीति की दर ऊंची होगी तो मूल्य ह्रास होगा। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है। यही पूछा गया है कि मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, घुमा के थोड़ा पूछ लिया गया है। तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, अर्थात मूल्य का ह्रास हो जाता है। तो मूल्य का ह्रास किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। 10 का सही आंसर सी है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यापार चक्रों में से कौन सा फिलिप्स वक्र से प्रत्यक्षतः संबंधित है। गुणक त्वरक व्यापार चक्र, तो गुणक त्वरक व्यापार चक्र हिक्स एवं सैमुअल्सन द्वारा दिया गया था, तो यह नहीं होगा। बी नंबर, अति निवेश व्यापार चक्र, अति निवेश या अति विनियोग व्यापार चक्र का सिद्धांत हेयक द्वारा दिया गया था, यह भी नहीं होगा। व्यापार चक्र का राजनैतिक सिद्धांत, तो फिलिप्स वक्र ने व्यापार चक्र के राजनैतिक सिद्धांत के संबंध में अपने विचार दिए थे। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सी। 11 का सही आंसर सी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक रूप से बड़े देश के लिए व्यापार से छोटा होता है, व्यापार से लाभ छोटा होता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। मूल्य विरोधाभास, पण्य विरोधाभास, मिड विरोधाभास, मिल विरोधाभास। तो आर्थिक रूप से बड़े देश के लिए व्यापार से लाभ छोटा हो जाता है, यह मिड विरोधाभास द्वारा दिया गया कथन है। मिड विरोधाभास सी ऑप्शन में है। 12 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, वेस्टबेल परीक्षण का संबंध है सार्वजनिक व्यय से, सार्वजनिक आय से, शिशु उद्योग तर्क से, तुलनात्मक लागत से। तो वेस्टबेल परीक्षण का संबंध जो है शिशु उद्योग तर्क से है। 13 का सही आंसर है सी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, मोदिग्लियानी मिलनर प्रमेय संबंधित है वस्तु बाजार से, विदेशी मुद्रा बाजार से, मुद्रा बाजार से, पूंजी बाजार से। तो मोदिग्लियानी मिलनर प्रमेय जो है पूंजी बाजार से संबंध रखती है। मोदिग्लियानी ने पूंजी बाजार के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। 14 का सही आंसर डी है। 15 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता की बचत निम्न में से किस दशा में उत्पादक की बचत से अधिक होगी। ए नंबर ऑप्शन, मांग की लोच इकाई से अधिक तथा पूर्ति की लोच इकाई से कम हो। बी नंबर ऑप्शन, मांग की लोच इकाई से कम तथा पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो। तो यही बी नंबर सही है। उपभोक्ता की बचत निम्न में से किस दशा में उत्पादक की बचत से अधिक होगी। तो जब मांग की लोच इकाई से कम तथा पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होगी तब उपभोक्ता की बचत जो है उत्पादक की बचत से अधिक होगी। 15 का सही आंसर बी है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक्स कुशलता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। लेवेंस्टीन, हर्समैन, लियोनटिफ, सैमुअल्सन। तो एक्स कुशलता की अवधारणा जो है लेवेंस्टीन द्वारा दी गई थी। लेवेंस्टीन ए ऑप्शन में है, ए सही है। 16 का एक्स कुशलता क्या है, दिए हुए उत्पादक को न्यूनतम लागत पर, दिए हुए उत्पादन को क्या है न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना एक्स कुशलता कहलाता है। अथवा कह सकते हैं वह कुशलता जो टेक्नोलॉजी के प्रयोग से अधिकतम लाभ दे उसे एक्स कुशलता कहते हैं। एक एक्स कुशलता है और एक वाई कुशलता है। वाई कुशलता किसे कहते हैं, वह कुशलता जो बाजार अवसरों से अधिक लाभ प्रदान करे उसे वाई कुशलता कहा जाता है। एक्स कुशलता जो तकनीक के प्रयोग से अधिक लाभ प्रदान करे उसे एक्स कुशलता कहते हैं, और जो बाजार के माध्यम से, अवसरों के माध्यम से अधिक लाभ प्रदान करे उसे वाई कुशलता कहते हैं। तो एक्स कुशलता और वाई कुशलता की अवधारणा के प्रतिपादक लेवेंस्टीन को माना जाता है। लेवेंस्टीन ए ऑप्शन में ए सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन हेतु कुशलता की दर को मापा जाता है। तो उत्पादन फलन हेतु कुशलता की दर को मापने के लिए आगत निर्गत अनुपात का प्रयोग किया जाता है। आगत निर्गत अनुपात बी ऑप्शन में है। 17 का बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों की मांग कहलाती है मूलभूत मांग, मौलिक मांग, व्युत्पन्न मांग, बाजार मांग। तो उत्पादन के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। 18 सी सही है। 19, कीन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस से संबंधित है। तो कीन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द जो है वर्षा दिवस, वह पूर्वोपाय उद्देश्य से संबंधित है। पूर्वोपाय उद्देश्य बी ऑप्शन में है। कीन्स अपने सिद्धांत में
अपने ब्याज के सिद्धांत में मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्यों की बात करते हैं। पहला उद्देश्य जो है लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, दूसरा पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और तीसरा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की बात करते हैं। लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग से तात्पर्य दैनिक खर्चों हेतु मुद्रा अपने पास रखने से है। जब दैनिक खर्चों के लिए व्यक्ति मुद्रा अपने पास रखता है और उससे दैनिक लेन देन की पूर्ति करता है तो ऐसी मुद्रा को लेन देन हेतु मुद्रा की मांग कहा जाता है। लेन देन मुद्रा की मांग जो है व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है और यह व्यक्ति की आय या फर्म की आय पर निर्भर करती है। तो LT लेन देन हेतु मुद्रा की मांग जो है आय का फलन होती है। जो है लेन देन मुद्रा की मांग आय और लेन देन मुद्रा की मांग के बीच प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। दूसरा जो कीन्स ने मुद्रा की मांग का प्रकार बताया वह पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, इसे कीन्स वर्षा दिवस के रूप में भी परिभाषित करते हैं। पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग क्या है? भविष्य की या आकस्मिक घटनाओं से निपटने हेतु मुद्रा अपने पास नकदी रूप में रखने की प्रक्रिया को ही पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहा जाता है। पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग LP भी आय का फलन होती है और आय एवं पूर्वोपाय उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग के बीच प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध होता है। अगर आय बढ़ेगी तो पूर्वोपाय उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी, अगर आय घटेगी तो पूर्वोपाय उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग भी घटेगी। तो इसको ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो LT और प्लस LP जो है ये दोनों आय का फलन है। इसके अलावा सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग, सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग जो है वह ब्याज दर का फलन है। L2 कह सकते हैं, ब्याज दर का फलन कीन्स ने बताया जो R का फलन है। क्या है सट्टेबाजी है तो मुद्रा की मांग? ये मुद्रा की मांग लोग क्या है पूंजी कमाने के उद्देश्य से अपने पास रखते हैं। जब व्यक्ति मुद्रा से धन कमाने के उद्देश्य से मुद्रा अपने पास रखता है तो ऐसी मुद्रा को सट्टेबाजी हेतु मुद्रा की मांग कहा जाता है। जैसे शेयर और डिवेंचर के माध्यम से धन की प्राप्ति करना या धन कमाना, और यह मुद्रा जो है ब्याज दर का फलन होती है। ब्याज दर प्रतिभूति की कीमत या बॉन्ड की कीमत एवं ब्याज की दर के बीच उल्टा संबंध होता है। सट्टेबाजी उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग प्रतिभूति की कीमत पर निर्भर करती है। तो कीन्स ने मुद्रा की मांग के संबंध में 3 दृष्टिकोण दिए, जिसमें से वर्षा दिवस का संबंध पूर्वोपाय उद्देश्य से होता है या पूर्वोपाय उद्देश्य से है। 19 का सही आंसर B है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा त्वरित अनुपात प्रदर्शित किया जाता है? तो त्वरित अनुपात चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देनदारियां बटे माल भंडार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन, गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है? गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो RBI द्वारा साख नियंत्रण के 2 तरीके अपनाए जाते हैं। कौन कौन से? गुणात्मक तरीके और परिमाणात्मक तरीके। गुणात्मक तरीके में कौन कौन से तरीके आते हैं? तो RBI द्वारा जो साख नियंत्रण के गुणात्मक तरीका का प्रयोग किया जाता है उसमें उधार राशि नियंत्रण, उधार राशि नियंत्रण ए ऑप्शन में है। इसके अलावा उपभोक्ता साख नियंत्रण बी ऑप्शन में है। यह गुणात्मक तरीके हैं। इसके अलावा मार्जिन के प्रावधानों में परिवर्तन यह सी ऑप्शन में है। और प्रचार प्रसार, इन सबको साख नियंत्रण का गुणात्मक तरीका कहा जाता है। अगर परिमाणात्मक तरीके की बात की जाए तो बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, रिपो,
रिवर्स रिपो परिवर्ती अनुपात को कह सकते हैं, और यह परिमाणात्मक साख नियंत्रण का तरीका है, यह गुणात्मक का तरीका नहीं है। इसके अलावा CRR या कह सकते हैं नगद आरक्षण अनुपात और SLR वैधानिक तरलता अनुपात को परिमाणात्मक साख नियंत्रण का तरीका माना जाता है। गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उनके में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो परिवर्ती या रिवर्स रिपो रेट का प्रयोग नहीं किया जाता। डी ऑप्शन हो जाएगा 21 का, डी सही है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। व्यक्तिगत मांगों का अंकगणितीय औसत, व्यक्तिगत मांगों का हरात्मक औसत, व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत, व्यक्तिगत मांगों का ऊर्ध्व औसत। तो बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। सी ऑप्शन सही है, 22 का सी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी देश के भुगतान शेष के पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? विदेशी निवेश, बाहरी सहायता, विदेशी आय या नाराई जमाएं। पहले भुगतान शेष क्या है इसको जान लेते हैं। तो भुगतान शेष एक देश का शेष विश्व के साथ चालू खाते तथा पूंजी खाते में लेनदारियों तथा देनदारियों का लेखा जोखा भुगतान शेष कहलाता है। भुगतान शेष में चालू खाता दृश्य तथा अदृश्य से मिलकर बनता है, जबकि पूंजी खाता पूंजी के लेन देन को व्यक्त करता है। चालू खाता दृश्य मद तथा अदृश्य मदों के व्यापार से मिलकर बनता है। दृश्य मदों में जो वस्तुएं दिखाई देती हैं और अदृश्य मदों में सेवाएं जो वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, इनसे मिलकर चालू खाता बनता है। जबकि पूंजी खाता पूंजी के लेन देन को व्यक्त करता है और यह पूंजी से मिलकर बनता है। जो भुगतान शेष लेखांकन की दृष्टि से हमेशा संतुलित रहता है या संतुलित बनाया जाता है। भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों में या कह सकते हैं चालू खाते में शामिल होने वाली मदें जो हैं वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को शामिल किया जाता है तथा चालू हस्तांतरण को चालू खाते में रखा जाता है। और पूंजी खाते में BOP के पूंजी खाते में उधार या विदेशी सहायता, विदेशी निवेश एवं NRI जमाओं को रखा जाता है। और इसमें पूछा गया है निम्न में से किसी देश के भुगतान शेष के पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो विदेशी निवेश को सम्मिलित किया जाता है, बाहरी सहायता को सम्मिलित किया जाता है, NRI को भी पूंजी खाते के अंतर्गत रखा जाता है। निवेश आय को पूंजी खाते के अंतर्गत नहीं रखा जाता। 23 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, आवंटन कुशलता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका होती है। औसत कीमत में परिवर्तन की, सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन की, निरपेक्ष कीमतों में परिवर्तन की, प्रशासित कीमतों में परिवर्तन की। तो आवंटन कुशलता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका जो है सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन की होती है। 24 बी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, मकड़ी जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होगी? तो मकड़ी जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था मांग अधिक तथा मांग की लोच अधिक होगी पूर्ति की लोच से, ऐसी कंडीशन में प्राप्त होगी। बी वाली कंडीशन में प्राप्त होगी स्थायी संतुलन की अवस्था जो है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज सम्मिलित होता है GDP में, NNP में, व्यक्तिगत आय में, राष्ट्रीय आय में। तो राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज व्यक्तिगत आय में सम्मिलित होता है। 26 का सही आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC दिया है 0.6 है तो गुणक का मान हो जाएगा। गुणक का मान कितना होगा जब MPC दिया है? तो MPC दिया है तो गुणक का मान के बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस MPC 0.6 हो जाएगा। तो 1/0.4 हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा, 0 यहाँ बढ़ जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। और 5/2 मतलब 2 से 5 को भाग करेंगे तो 2 4 और 1 बचा, 2 4 1 बचा, 2.5 आ जाएगा आंसर। 27 का आंसर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा।
अगला 28 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि प्रत्येक वक्र एक दूसरे के समांतर होता है, प्रत्येक वक्र संतुष्टि के निम्न स्तर का द्योतक है, प्रत्येक वक्र अधिकतम संतुष्टि का द्योतक है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो उदासीनता वक्र दो या दो से अधिक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, ऐसे बिंदुपथ को उदासीनता वक्र कहते हैं। और उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इन ऑप्शनों में कोई ऑप्शन सही नहीं है। उदासीनता वक्र एक दूसरे को इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि वे संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को व्यक्त करते हैं। उदासीनता वक्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? उदासीनता वक्रों का ढाल ऋणात्मक ढाल का होता है, जो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है। समान संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब आईसी वक्र नीचे गिरता हुआ होगा। अर्थात कह सकते हैं उदासीनता वक्र पर समान प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब आईसी वक्र नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा। दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को ना काट सकते हैं और ना स्पर्श कर सकते हैं। अगली विशेषता, आईसी वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है तथा ऊंचा अनधिमान वक्र ऊंची संतुष्टि स्तर को व्यक्त करता है तथा नीचा अनधिमान वक्र संतुष्टि के नीचे स्तर को व्यक्त करता है। दो स्थितियां ऐसी होती हैं जब आईसी वक्र समांतर हो सकता है। पहली स्थिति में कह सकते हैं जब दोनों वस्तुएं परस्पर पूर्ण स्थानापन्न हों तब आईसी वक्र समांतर हो सकता है, और जब वस्तुएं पूर्णतः पूरक हों तब आईसी वक्र समांतर हो सकता है। इसके अलावा आईसी वक्र एक्स तथा वाई अक्ष को स्पर्श कर सकते हैं। यह उदासीनता वक्र की प्रमुख विशेषताएं थी। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सी ऑप्शन में है। 29 का सी सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, क्या क्या हैं जान लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार होता है, कीमत यंत्र के माध्यम से मूल्य का निर्धारण होता है, मुक्त बाजार एवं बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है तथा व्यक्तिगत हित सर्वोपरि होता है। उपभोक्ता को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संप्रभु कहा गया है क्योंकि उपभोक्ता की पसंद को ध्यान में रखते हुए उत्पादक उत्पादन करता है, इसलिए उपभोक्ता को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बादशाह या सम्राट की संज्ञा दी गई है। लाभ के उद्देश्य से कार्य किया जाता है, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में अवसर लागत का प्रयोग किया किसने? जी हैबरलर ने, डी रिकार्डो ने, ओहलिन ने, जे मिड ने। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में अवसर लागत सिद्धांत का प्रयोग हैबरलर द्वारा किया गया था। 30 ए सही है। 31 निम्न में से कौन सा कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है? बढ़ती हुई जीवन निर्वाह लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है। 31 ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, फिशर का विनिमय समीकरण स्थापित करता है द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष संबंध, द्रव्य तथा कीमतों के बीच विपरीत संबंध, द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध, द्रव्य एवं कीमतों के मध्य विपरीत एवं आनुपातिक संबंध। तो फिशर का समीकरण द्रव्य या कह सकते हैं मुद्रा तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध की बात करता है। 32 का सही आंसर सी है। 33 नंबर क्वेश्चन, मूल्य और पूंजी वैल्यू एंड कैपिटल
पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.R. हिक्स वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। 33 बी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम फिंडले सिराज के सार्वजनिक व्यय के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? तो फिंडले सिराज ने सार्वजनिक व्यय के 4 नियम दिए थे। कौन कौन से 4 नियम हैं? लाभ का नियम, मितव्ययता का नियम, स्वीकृति का नियम और आधिक्य का नियम। तो इन ऑप्शनों में मितव्ययता का नियम है, फिंडले सिराज द्वारा दिया गया था। लाभ का नियम है, फिंडले सिराज द्वारा दिया गया था। आधिक्य का नियम फिंडले सिराज द्वारा दिया गया था। समन्वय का नियम फिंडले सिराज द्वारा नहीं दिया गया था। और पूछा गया है कि कौन सा नियम फिंडले सिराज द्वारा नहीं दिया गया था? तो समन्वय सी ऑप्शन में सी हो जाएगा सही 34 का। इसी प्रकार से 4 नियम एडम स्मिथ द्वारा भी दिए गए थे, जिसमें एडम स्मिथ के नियमों में समता, मितव्ययता, निश्चितता और सुविधा का नियम है। 4 नियम समता, मितव्ययता, निश्चितता और सुविधा का नियम एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। लाभ का नियम, मितव्ययता, स्वीकृति और आधिक्य का नियम फिंडले सिराज द्वारा दिया गया था। मितव्ययता का नियम फिंडले सिराज एवं एडम स्मिथ के नियमों दोनों में मेल खाता है। तो यह पूछ लिया जाता है कभी कभी कि फिंडले सिराज एवं एडम स्मिथ के व्यय के नियमों में कौन सा सिद्धांत एक समान है? तो मितव्ययता का सिद्धांत एक समान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समन्वय का सिद्धांत फिंडले सिराज द्वारा नहीं दिया गया है। 35 सी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन, 34 का सी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न सूची में विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कौन सी है? प्राथमिक शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आधारित संरचना, स्वास्थ्य शिक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वह विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु है। विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को उपभोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे वह लागत का वहन करे चाहे ना करे, उपभोग जरूर करता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो है विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत आती है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है जब उसकी मांग की लोच इकाई से कम होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई के बराबर होती है, इकाई से कम होती है। तो विलासिता की श्रेणी में जब वस्तु आएगी जब उसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। 36 का बी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन, तटस्थता वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप केवल प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, केवल आय प्रभाव होता है? उपभोक्ता नीचे वाले तटस्थता वक्र पर चला जाता है, आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों होता है। तो आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों होता है। 37 डी सही। 38 नंबर क्वेश्चन, रिकार्डियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? लगान सीमांत भूमि पर उत्पादन की लागत के बराबर है। लगान उत्पादन लागत के ऊपर शुद्ध अतिरेक है। तो रिकार्डियन सिद्धांत में यही बताया गया था, लगान उत्पादन लागत के ऊपर शुद्ध अतिरेक है। बी सही। 38 39 नंबर क्वेश्चन, कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच दीर्घकालीन प्रतिस्थापन होता है, अल्पकालीन प्रतिस्थापन होता है, दोनों के मध्य धनात्मक संबंध होता है, दोनों के मध्य विपरीत संबंध होता है? तो यह मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य जो है अल्पकालीन प्रतिस्थापन होता है। 39 बी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, मिल्टन फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्थायी आय में सभी वृद्धियां बचत में जाती हैं, स्थायी आय में सभी वृद्धियों का उपभोग हो जाता है, अस्थायी आय में सभी वृद्धियां बचत में जाती हैं। तो मिल्टन फ्रीडमैन अपने सिद्धांत में बताते हैं कि अस्थायी आय में सभी वृद्धियां बचत में जाती हैं। सी सही है 40 का। मिल्टन फ्रीडमैन ने 1957 में अपनी पुस्तक ए थियोरी ऑफ द कंजप्शन फंक्शन में लोगों के उपभोग व्यवहार की व्याख्या की थी, जिसमें फ्रीडमैन का मानना था कि लोगों का उपभोग व्यवहार ना ही निरपेक्ष आय ना ही सापेक्ष आय पर निर्भर करता है, बल्कि वह लोगों की प्रत्याशित आय पर निर्भर करता है, जिसे फ्रीडमैन ने स्थायी आय कहा था। प्रत्याशित आय या स्थायी आय का मतलब उस आय से है जो व्यक्ति लंबे समय तक अर्जित करने की उम्मीद करता है, और यह दीर्घकालीन प्रत्याशित आय होती है। जो स्थायी आय और अस्थायी आय 2 भागों में फ्रीडमैन द्वारा बांटी गई थी।
और अस्थायी आय में सभी वृद्धियां क्या होती हैं, बचा ली जाती हैं। फ्रीडमैन का ऐसा मानना था। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान है। तो किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान जो होता है वह करापात होता है, और कर का प्रारंभिक आरामदायक स्थान कराघात कहलाता है। और कर विवर्तन क्या है, जब कोई व्यक्ति कर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टालने में सफल हो जाता है तो उसे कर विवर्तन कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है 41 का ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, वितरण की असमानता जानने की प्रचलित माप है। सूचकांक, सहसंबंध, गिनी गुणांक, इनमें से कोई नहीं। वितरण की असमानता जानने का जो प्रचलित माप है वह गिनी गुणांक है। 42 सी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन, वैगनर लॉ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है किससे, प्रत्यक्ष करों से, अप्रत्यक्ष करों से, राज्य की बढ़ती क्रियाओं से, बढ़ते ऋण बोझ से। वैगनर अपने राज्य की बढ़ती क्रियाओं के सिद्धांत में बताते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाएगा राज्य की क्रियाओं में और तेजी से विस्तार होता जाएगा। तो वैगनर का जो सिद्धांत है वह राज्य की बढ़ती क्रियाओं से संबंध रखता है, और राज्य की बढ़ती क्रियाएं सी ऑप्शन में 43 का सही आंसर सी है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य और शिक्षा हैं निजी वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, मेरिट वस्तुएं, स्थानीय वस्तुएं। स्वास्थ्य और शिक्षा जो है मेरिट वस्तुएं हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, हस्तांतरण भुगतान सीधे प्रभावित करता है। तो हस्तांतरण भुगतान सीधे पीडीआई को प्रभावित करता है। पीडीआई डी ऑप्शन में है, 45 डी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन, व्यापार की शर्तों को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। जहां पीएक्स निर्यात कीमत सूचकांक था, पीएक्स निर्यात कीमत सूचकांक था, पीएम आयात कीमत सूचकांकों को था, आयात कीमत सूचकांकों को व्यक्त करता है। तो इसमें पीएक्स अपान पीएम इंटू 100 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, अपने लगान सिद्धांत में रिकार्डो ने भूमि की हस्तांतरण आय को माना है। बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो लगान सिद्धांत में रिकार्डो ने भूमि की हस्तांतरण आय को शून्य माना है, 47 सी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं। तो आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को मार्शलियन दृष्टिकोण भी कहा जाता है, और जो वालरस का दृष्टिकोण है वह सामान्य संतुलन दृष्टिकोण कहलाता है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का 151 सदस्य देश है। तो टोंगा 151 नंबर का सदस्य देश था। 164 नंबर का सदस्य जो है वह अफगानिस्तान है विश्व बैंक का, और वर्तमान में विश्व बैंक ने WTO विश्व व्यापार संगठन का, और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं, और 164वां सदस्य जो है विश्व व्यापार संगठन का वह है अफगानिस्तान। अगला G20 के कौन दो देश G4 के सदस्य नहीं है। तो G20 के सदस्य देशों में अमेरिका, G6 के सदस्य देशों में अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस है। ये 6 देश G6 के सदस्य देश हैं। और G4 के सदस्य देशों में जापान शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली शामिल है और भारत शामिल है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि G6 के वह देश जो G4 के सदस्य नहीं हैं। तो अमेरिका सदस्य नहीं है, ब्रिटेन सदस्य नहीं है और फ्रांस सदस्य नहीं। तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो अमेरिका, जापान ए ऑप्शन में है, जापान सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, तो अमेरिका सदस्य नहीं है, ऑस्ट्रेलिया दोनों का सदस्य नहीं है। तो ए और सी गलत हो जाएगा। जापान और ब्राज़ील, जापान
सदस्य है अमेरिका और भारत, तो अमेरिका और भारत ही सही है। अमेरिका और भारत जो है वह दोनों, वह G6 के तो सदस्य हैं, G4 के नहीं हैं। 50 का सही आंसर हो जाएगा डी। 51 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट व सिक्के किसके पास संग्रहित रहते हैं? रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, डाकघर, इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपये के नोट व सिक्के जो है वित्त मंत्रालय के पास संग्रहित रहते हैं। 51 बी सही है। 52 देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालिक औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान है? तो भारत में दीर्घकालीन प्रथम औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश के प्रमुख उद्योगों को मध्यम एवं दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराना IFCI का मुख्य उद्देश्य है, जो पहली बैंक है औद्योगिक ऋण उपलब्ध कराने वाली। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, IFCI बी ऑप्शन में है, 52 का बी सही है। अगला 53 नंबर, तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा मांग वक्र होता है? तो तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। और तरलता जाल की अवधारणा किन्स द्वारा दी गई थी? यह तरलता जाल की स्थिति है। सी ऑप्शन 53 का सही है। 54 नंबर क्वेश्चन, सहकारी क्षेत्र का बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भूमि विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक जो है सहकारी बैंक का सहकारी क्षेत्र का बैंक है। अगला, किन्स के मुद्रा मांग सिद्धांत में अनोखा क्रांतिकारी तत्व है? सौदा उद्देश्य से की जाने वाली मांग, सतर्कता उद्देश्य से की जाने वाली मांग, सट्टा उद्देश्य से की जाने वाली मांग। तो किन्स के सिद्धांत में, जो मुद्रा के सिद्धांत हैं, इसमें अनोखा क्रांतिकारी तत्व है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, क्योंकि यह जो है ब्याज दर का फलन होती है। बाकी सौदा उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य यह आय का फलन होती है, तो यह अनोखा है थोड़ा सा। 55 का सही आंसर सी है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन, थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लेखक हैं अल्फ्रेड मार्शल, AC पिगू, P सैमुअल्सन, चैम्बरलिन। तो इस पुस्तक के जो थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पुस्तक के लेखक चैम्बरलिन है, डी सही है। 56 का 57 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड उत्तर प्रदेश ने जारी किए। 2023 के अनुसार 1,29,61,000 किसानों ने उत्तर प्रदेश में KCC कार्ड बनवाया है। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से प्रारंभ की गई थी। अगला 62 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू होता है? दो वस्तुएं X व Y की मान्यता के कारण, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की मान्यता के कारण। तो उदासीनता वक्र जो है नीचे की ओर ढालू घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर की मान्यता के कारण होता है। बी ऑप्शन सही है। 62 60 यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में कमी होगी। 60 बी सही है। 61 निम्न में से कौन एक पूंजी बाजार का अंग नहीं है? PACS पूंजी बाजार का अंग नहीं है, बाकी हैं। BSE है, नेस्डक है और निफ्टी है। सी ऑप्शन BACS नहीं है। 61 का सी सही है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा दिए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और सेकंड में उन सिद्धांत जिन अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया उनके नाम दिए गए हैं। आगत निर्गत का मॉडल जो है वह लियोनटिफ द्वारा दिया गया था, A 2 से मिल जाएगा। व्यापार की शर्तें GS डोरेंस द्वारा दी गई थी, B 3 से मिलेगा। और क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुस्ताव कौशल ने दिया था, C 4 से मिलेगा। और तकनीक विकास एवं आर्थिक समृद्धि की बात जो है अमर्त्य सेन द्वारा कही गई थी, D 1 से मिलेगा। तो 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में सही होगा वही सही होगा। 2 3 4 1 4 2 ये ए गलत हो जाएगा, 2 4 3 ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत है, सी सही हो जाएगा। 62 का सी सही है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन,
₹5 प्रति इकाई मूल्य पर उस वस्तु की 20 इकाइयाँ मांग की जाती हैं। यदि वस्तु का मूल्य घटकर ₹4 प्रति इकाई हो जाता है तो मांग बढ़कर 25 इकाई हो जाती है। तो मांग की लोच क्या होगी? क्या होगी मांग? मांग की लोच निकालने का सूत्र माइनस dQ अपान डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P अपान Q हो जाएगा। तो P1 कितना दिया गया है? P1 दिया गया है ₹5 और ₹5 में कितना खरीदा जा रहा है? Q कितना हो जाएगा? Q1 हो जाएगा 20 इकाई। इसी प्रकार से जब कीमत क्या होती है? घटकर ₹4 हो जाती है तो P2 हो जाएगा ₹4 और जब कीमत घटती है तो Q2 हो जाता है बढ़ के 25 इकाई खरीदी जाती है। तो यह हो जाएगा डेल्टा P हो जाएगा 1 और डेल्टा Q हो जाएगा -5। तो अब यह डेल्टा Q और डेल्टा P इन सबको इसी सूत्र में रखने पर क्या हो जाएगा? -5/1 गुणे 5/20। ये सही हुआ। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 5/1 गुणे 5 × 5 = 20 1/4 हो जाएगा। तो अब 5/4 हो जाएगा और 4 से 5 को जब भाग करेंगे तो 4 × 4 1 बच्चा 4 सी ऑप्शन से हो जाएगा। 1.25 सही हो जाएगा और 1.25 सी ऑप्शन में है, सी सही हो जाएगा 63। अगला जो क्वेश्चन है एक छूट गया था 58 नंबर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा जो है वह फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ और नरेगा एक्ट जो है वह 2005 में पारित हुआ। फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ और संपूर्ण भारत में फरवरी 2008 में प्रारंभ हुआ और नरेगा का नाम में परिवर्तन 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। तो यह नरेगा के संबंध में कुछ फैक्ट थे, क्वेश्चन छूट गया था ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 58 का ए सही आंसर है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पीजीटी अर्थशास्त्र 2009 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और इसमें 63 क्वेश्चनों को हम लोगों ने विद व्याख्या के साथ सॉल्व किया। अब अगले जो वीडियो में सेकेंड पार्ट में 63 के आगे के क्वेश्चन जो हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।